नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 30 जनवरी 2023 है, दिन है मंडे। कुछ दिनों के गैप के बाद आज फिर से हमारी मुलाकात हो रही है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आई वाज अवे बिकॉज ऑफ सम वेडिंग कमिटमेंट्स, और अब मैं वापस आ चुका हूं, तो वी आर बैक टू नॉर्मल नाउ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। एक बुरी खबर आ रही है। ओडिशा के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इनका नाम है नाबा किशोर दास, तो उनकी मृत्यु हुई है। एक उनके पुराने सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं, इसने ये मिनिस्टर साहब जो हैं, तो उन पर गोलियां चलाई और 2 गोलियां उनको लगी हैं, और इसकी वजह से फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन एक बुलेट जो है तो वो उनके शरीर से आर पार हो गई थी, तो इसकी वजह से फाइनली नाबा किशोर जी की मृत्यु हुई है। और ये जो व्यक्ति हैं जिसने ये क्राइम कमिट किया, तो वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, और काफ़ी डेकोरेटेड एएसआई हैं। और उनके परिवारजनों ने ये बताया है कि ये जो एएसआई हैं, तो इनका मेंटल डिप्रेशन वाला स्टेज चल रहा है। उनको बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो अगर किसी को ऐसा बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो जस्ट इमेजिन कि उनके पास गन होना इटसेल्फ इंडिकेट्स कि अगर आपकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो ऐसे लोगों के पास जो है वो हथियार नहीं होने चाहिए, भले ही वो किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर क्यों ना हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिस्टम की खामी भी नज़र आती है, लेकिन इतनी गहराई से इस विषय को शायद ही देखा जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो हैं वो इन पर लिखे जाए, खास करके ओडिशा के जो न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स में तो कुछ बातें इसके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये नेशनल टॉपिक भी बन सकता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ड्रिवन बाय एन अल्टीरियर मोटिव, ये कहा है अदानी ग्रुप ने। अदानी ग्रुप ने बेसिकली ये कहा है कि ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, जो यूएसए की एक कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट निकाला है, तो ये अल्टीरियर मोटिव यानी कि अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए और ख़ास किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो रिपोर्ट है उसको बनाया गया है। और ये जो अदानी है, अदानी ने ये कहा है कि ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग मैल प्रैक्टिसेस के जो इल्ज़ाम हम पर लगाए गए हैं, ये इल्ज़ाम को डिनाई किया है और कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। और अदानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ हमारे ग्रुप पर नहीं, लेकिन भारत पर भी एक प्रकार का अटैक करने की एक साजिश है, और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तो इन पर भी एक अटैक करने की साजिश है। Hindenburg has conveniently ignored the Indian judiciary and regulatory framework, ये कहा है अदानी ग्रुप ने। और हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, उनका कहना यह है कि उनकी ये इन्वेस्टिगेशन जो है, उनका जो रिपोर्ट है, तो उन्होंने 2 सालों तक इसका इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत सारे अलग अलग देशों में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और डेटा को उन्होंने एनालाइज किया, और कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स जो पहले अदानी ग्रुप के लिए काम कर रहे थे, तो उनके साथ भी बातचीत की, और फाइनली ये रिपोर्ट जो है वो उन्होंने तैयार किया है, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है। और ये जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट की वजह से सेल ऑफ हुआ, यानी कि लोगों ने अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो बेचना स्टार्ट कर दिए। और ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आया है जब अदानी एंटरप्राइज जो हैं, ये एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करने वाली अभी लॉन्च किया है उन्होंने 20,000 करोड़ रुपीस का। तो ये जब लॉन्च किया, इसी समय पर यह रिपोर्ट आया है, तो इसकी वजह से अदानी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों एक दुखद खबर हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिली थी। आई थिंक इट वाज ऑन सैटरडे, राइट, सैटरडे मॉर्निंग, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आई वाज ऑफ, राइट। तो मैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे फिजिकल न्यूज़पेपर मिला, तो मैंने क्विकली उस न्यूज़पेपर को देखा था। देखिए, हॉलीडे में भी मैं न्यूज़पेपर को कहीं ना कहीं देख ही लेता हूँ, या फिर मुझे मिल ही जाता है। तो ऐसा हुआ, तो ये एक दुखद घटना ये हुई कि हमारे एक जो एयरफोर्स के ट्रेनर हैं, तो एयरफोर्स के पायलट के ट्रेनर और एक हमारे जो ट्रेनी पायलट थे, तो इनका जो इन दोनों के जो एयरक्राफ्ट हैं, तो इनके बीच में एक हादसा हुआ।
तो एक मिराज और एक सुकोई, तो ये दो हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं इनके साथ हादसा हुआ। और अब ये जो मिराज 2000 है उसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, और इसी के साथ सुकोई 30 MKI जेट जो हैं, तो इसका भी जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है एक प्रकार का ब्लैक बॉक्स, तो ये रिकवर हुआ है। और ये हादसा जो है वो ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में हुआ, मध्य प्रदेश में। तो इट्स अ वेरी सैड थिंग कि हमारे दो ऐसे पायलट जो हैं तो उनका निधन हुआ इस हादसे में। कड़ी मेहनत के बाद, राइट, कितने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, पर्सनल सेक्रीफाइसेस के बाद एक व्यक्ति जो है वो पायलट बनता है। और एक व्यक्ति जो है वो जब दूसरे नए पायलट्स को ट्रेन करता है, तो यू कैन इमेजिन कि उनको जिन लोगों ने ट्रेन किया, कितनी सारी नॉलेज जो है, जिसकी पैसों में अगर गिना जाए तो कोई मीन्स वैल्यू ही हम नहीं लगा सकते, कोई आंकड़ा हम उन पर नहीं लगा सकते। इतने वैल्यूएबल, देश को प्यार करने वाले, ऐसे हमारे जो देश के जो कहते हैं ना सन ऑफ द सॉइल, तो ऐसे लोगों का जब निधन होता है तो बहुत दुख होता है, राइट। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इसी के साथ साथ उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होगा उनके लिए। लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर, UAVs मिसाइल्स आर लाइकली फ्यूचर थ्रेट्स। ये चीज़ जो है वो हमें यूक्रेन वॉर से भारत को सीखने को मिली है, और वो ये है कि आने वाले समय में हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमें और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से UAVs और मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है इस यूक्रेन वॉर में, रशिया ने स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद मिसाइल्स जो हैं उनका धड़ाधड़ इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ से भारत को ये पता चला है कि हमें हमारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और हमें कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन जो है इसकी भी आवश्यकता है। द आर्मी इज़ ऑल्सो फीलिंग द पिंच इन टर्म्स ऑफ स्पेयर्स एंड एमिनेशन, क्योंकि बहुत सारे हमारे एयर डिफेंस और आर्मर्ड फ्लीट्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो, और ज़्यादातर चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रशियन ओरिजिन है, यानी कि रशियन सिस्टम्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो अब रशिया क्योंकि युद्ध में उलझा हुआ है, तो इसकी वजह से हमें हमारी जो सिस्टम्स हैं तो उसके स्पेयर्स और एविनेशंस जो है वो टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें भी थोड़ी तकलीफ जो है वो हो रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC जो है, इसकी मीटिंग हुई थी जनवरी 10 को, और ये जो मीटिंग है तो इस मीटिंग में एक अप्रूवल मिला है कि जो एक VSHORAD इंफ्रारेड होमिंग, ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम है। तो अभी इसको DRDO जो है वो बना रहा है, ये इसकी डिज़ाइन चल रही है, इसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो इनको एक प्रोक्योरमेंट का जो अप्रूवल, प्रोक्योरमेंट यानी कि इसको खरीदना, जब ये तैयार हो जाए तब इसको खरीदा जाएगा, तो ये अप्रूवल जो है वो DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दिया है। इसी के साथ साथ एक शॉर्ट रेंज लेवल मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको कहते हैं, ये आर्मी के लिए है। तो अभी आर्मी के पास है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको सैम्स भी कहते हैं, SAMS, सैम्स, राइट। तो दिस इज आकाश, ये शॉर्ट रेंज की सैम है, और एक क्विक रिएक्शन सैम है। अभी इसको डेवलप किया जा रहा है बाय DRDO। इसकी रेंज है 25 to 30 किलोमीटर्स, और उसके बाद की जो रेंज है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको MRSAMS कहा जाता है। तो MRSAM प्रोजेक्ट जो है ये DRDO और इजराइल मिलकर इसको बना रहे हैं, और अब ये प्रोडक्शन लेवल तक पहुंच गया है। तो ये कुछ इसकी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। गुजरात में एक जूनियर क्लर्क एग्जाम जो है वो कैंसिल हुई, क्योंकि पेपर जो है वो लीक हो गया, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। कितने सारे जो यंग बच्चे हैं तो उनकी तैयारी, उनकी मेहनत जो है उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। वैसे कंप्लीटली पानी नहीं फिरा है, लेकिन उनके जो प्लान्स हैं, कितने सारे परिवारों के, लाखों परिवारों के प्लान जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे पहले भी अरेस्ट किए गए थे बाय CBI, इससे पहले के जो पेपर लीक हैं तो इसमें भी ये इन्वॉल्व थे, तो इनको भी पकड़ा गया है। अर्जेंटली एड्रेस गैप्स इन लेप्रेसी सर्विसेज, सेज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
दुनिया के सारे देशों को ये कहा है, खास करके जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनको कहा है कि जो लेप्रेसी सर्विस जो है वो कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब हो गई। कोविड-19 में ऐसा हुआ था कि बहुत पूरा फोकस जो है वो कोविड को कंट्रोल करने के लिए था, तो बहुत सारी टीबी, लेप्रेसी, ऐसे बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं तो उन पर जो एक काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं अटक गया था। तो लेप्रेसी जो है ये एक 100% क्यूरेबल है। अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो ये 100% क्यूरेबल है। लेकिन आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिनको लेप्रेसी होती है तो लोग क्या कहते हैं पता है कि इनके पिछले जन्म के कोई कर्म है, इसकी वजह से ये हुआ है, राइट। लोग उनको मिलने के लिए नहीं जाते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लेप्रेसी जो है वो आज भी फैली हुई है ये बीमारी। और WHO ग्लोबल लेप्रेसी स्ट्रेटेजी 2021-2030 के बीच में यही विजन है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, दुनिया को लेप्रेसी फ्री बनाया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है और कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी एब्यूज करें। ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है ना कि कुछ भी किसी ने कुछ भी कह दिया, क्या है कि आज के ऑनलाइन ज़माने में लोग ये समझते हैं कि हम सब राइटर हैं। दैट इज़ नॉट राइट। हम सब लिख सकते हैं इन द सेंस के हमारे पास वो एक्सेस है कि हम हमारी आवाज़ जो है वो दुनिया के सामने रख सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता है कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। इन द सेंस कि वी आर नॉट राइटर, वी आर नॉट प्रोफेशनल राइटर्स। लेकिन लोग ऐसा समझ लेते हैं कि कुछ ट्वीट्स और कुछ ऐसे फेसबुक पर कुछ डाल दिया या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दिया और ये समझ लिया कि आप बहुत वही इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। और इसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो कुछ भी लिख देते हैं किसी के धर्म के बारे में, किसी के फैमिली के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि हमारी जो मीन्स हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा बोले जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स जो हैं उसको हम अफेक्ट करें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। 50,000 years on, green comet comes visiting again। एक कॉमेट है, राइट, इसका नाम है C2020E3ZTF, जिसको पॉपुलरली ग्रीन कॉमेट कहा जाता है। तो ये अब पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ चुका है और आज से 50,000 साल पहले जब नियनड्रेथाल्स जब इस पृथ्वी पर घुमा करते थे तो उस समय पर ये इतना नज़दीक आया था। तो रात को आप इसको देख पाएंगे और 2 फरवरी को इसको देखना मत भूलिएगा। 2 फरवरी को आप इसको बाइनोक्यूलर्स के बिना भी देख पाएंगे। और 2 मार्च 2022 को इसको डिस्कवर किया था बाय एस्ट्रोनॉमर्स ब्राइस बॉलिन और फ्रैंक मैस्की। तो ये 2 नाम जो हैं वो भी आप याद रखिएगा। आपको ग्रीन कॉमेट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किसने इसको डिस्कवर किया और कब डिस्कवर हुआ था। तो 2 मार्च 2022 को ये डिस्कवर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 59 लोगों की मृत्यु हुई 2 एक्सीडेंट्स में, इसमें 17 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। माइक पोम्पेयो उन्होंने एक किताब लिखी और इसमें कहा है कि जो अशरफ घानी थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, तो बहुत ही फ्रॉड थे। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे नापसंद अगर कोई ग्लोबल लीडर है तो दैट इज़ घानी। और वो मीन्स यू कैन इमेजिन के शी जिनपिंग, फिर किम जोंग उन और दूसरे ईरान के लीडर्स ऐसे लोग हैं जिनके साथ यूएसए की बनती नहीं है, लेकिन इनका नाम जो है वो कहा गया है। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स के मीन्स माइक पोम्पियो वी नो कि ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इजंट इट। मालदीव्स प्रेसिडेंट टू रन अगेन आफ्टर विनिंग पार्टी प्राइमरी पोल जो है वो जीत चुके हैं। अब वो जो इलेक्शंस हैं होने वाले हैं इसी साल, तो इसमें फिर से वो कंटेस्ट करने वाले हैं। तो भारत के लिए ये अभी जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे मित्र हैं, तो भारत के लिए ये अच्छी बात है। क्वेश्चन फ्रॉम द होमलेस इन हील्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। जोशी मठ में क्या हुआ इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, राइट। और हम सब जानते हैं कि हम दुनिया की किसी भी अच्छी होटल में जाएं, अभी मैं जहाँ पर गया था शादी में, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक फार्म हाउस जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया था। हम जो बचपन के दोस्त हैं, तो हम सारे दोस्त जो है एक लंबे समय के बाद इकट्ठा हुए और वहाँ पर हम रहते। ये जहाँ पर हम शादी में गए थे तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था, सारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर। लेकिन 1-2 दिन के बाद घर याद आ ही जाता है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, यहाँ पर जब हम बैठे हुए हैं तो हमें लगता है कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, जापान जाएंगे, लेकिन आप थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आपको घर जो है वो याद आता ही है, राइट। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपको अपना घर जो है उसको छोड़ना पड़े, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाए कि आपको अपना घर जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए, एक ऐसा गांव, एक ऐसा टाउन जहाँ पर आपके पिताजी, आपके दादाजी या फिर मे बी योर मदर, मे बी योर ग्रैंड मदर, उनका जन्म वहाँ पर हुआ था, वहाँ की जो डिटेल्स है, पूरी जियोग्राफी जो है, उसके साथ एक आपका कनेक्शन है, और वही चीज़ जो है, वही जगह जो है वो आपको छोड़कर जानी पड़े, मजबूरी में छोड़कर जानी पड़े, तो बहुत जो है वो दुख होता है। जोशीमठ में जो हुआ, ये एक लंबे समय से वार्निंग्स इसके बारे में दी जा रही थी, लेकिन आज मीन्स आज इन द सेंस कि अब ये डिजास्टर के बाद जो है ये नेशनल टॉपिक बना है, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो फेल रही हैं, वो नाकामयाब रही हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और गवर्नमेंट तो छोड़ो, जुडिशियरी भी, 3 बड़े बड़े केसेस ऐसे हुए जब जुडिशियरी भी फेल हुई। आज यही 3 केसेस को हम देखने वाले हैं। नंबर 1 इज 2013 में जब केदारनाथ में जो फ्लड्स आए, बाढ़ आई, उसके बाद जस्टिस राधा कृष्णन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, तो उनकी एक बेंच जो है, इस बेंच ने ये आदेश दिया कि उत्तराखंड में और कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है उनको क्लियरेंसेस ना दिया जाए, ऐसा इस बेंच ने आदेश दिया था। और इसी के साथ साथ इस बेंच ने एक एक्सपर्ट बॉडी की रचना की। अब इस एक्सपर्ट बॉडी ने अपने रिकमेंडेशंस जो दिए वो ये थे कि ये जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी वजह से 2013 का जो डिजास्टर है वो और ज्यादा खतरनाक हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, ये कमिटी की रिकमेंडेशन का पार्ट है। और कमिटी ने ये कहा कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, तो 24 में से प्रपोज्ड जो 24 है उसमें से 23 जो है उनको कैंसिल किया जाए, ये भी रिकमेंडेशन इस कमिटी ने दिया था। कमिटी ने यह भी कहा था कि टेरेन अबाउ द एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट इन जनरल शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम हाइड्रो पावर इंटरवेंशन। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन भी दिया था। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, तो इसका जो हेड्रेस टनल है वो जोशीमठ के बेस पर है। और जो हमने इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था ना कि एक बार वो पानी का सोर्स जो होता है उसमें पंचर हो जाता है, उसके बाद इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो, क्योंकि पानी निकल जाएगा और ऊपर की जमीन जो है वो ध्वस्त हो जाती है। लेकिन जस्टिस राधाकृष्ण की जो बेंच है, इसने ये जो 24 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर एक स्टे लगाया था, राइट। और उसके बाद वो रिटायर हो गए, फिर आया जस्टिस दीपक मिश्रा, तो उनकी बेंच जो है उनके पास फिर से ये प्रोजेक्ट्स गए और रिकंसिडरेशन दिया। 24 में से 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको रिकंसिडरेशन दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने क्लियरेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए। तो पहले क्या था कि जो डीप कंसर्न वाली सिचुएशन थी, पहले जो कमिटी ने जो रेकमेंड दिया था और कहा था कि ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है, अब ये कंसर्न की बात जो है तो इस चीज को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया गया। तो यहां पर जुडिशियरी जो है वो फेल हो गई। 2018 में ये चारधाम रूट जो है इसको ब्रॉड करने की जब बात आई, तो वहां के लोकल लोगों ने पिटीशन जो है वो फाइल की, PIL फाइल की 2018 में। और ये पिटीशन में कहा था कि एनी फर्दर कटिंग ऑफ द माउंटेन बेस फॉर वाइडनिंग और ट्री फेलिंग वुड कॉज अनप्रेसिडेंटेड एक्टिवेशन ऑफ लैंडस्लाइड्स व्हिच कुड ब्लॉक इवन द एग्जिस्टिंग हाईवे, thus being काउंटर प्रोडक्टिव। जो अभी छोटा सा हाईवे चल रहा है उसको ब्रॉड करने की कोशिश की जाएगी, पेड़ काटे जाएंगे तो और ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो सकती है, और जब लैंडस्लाइड्स होगी तो ये अभी जो छोटा रोड है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज काउंटर प्रोडक्टिव है। लेकिन जस्टिस नरीमन जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 2020 में ये ऑर्डर दिया कि ये इंटरमीडिएट विड्थ जो है यही रखनी चाहिए, इसको ब्रॉड नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से लाखों पेड़ जो हैं वो बच गए, फॉरेस्ट कवर बच गया, और हिल कटिंग जो है वो नहीं हुआ। लेकिन फिर चारधाम परियोजना जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो टूरिज्म की बात थी, अब टूरिज्म में से इसको एक डिफेंस प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित कर दिया। और
क्योंकि ये डिफेंस प्रोजेक्ट हो गया, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट फिर बन गया, राइट। तो फिर इसको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया और 200 जितनी लैंडस्लाइड्स हुई, लेकिन इन सारी चीज़ों को जो है वो फिर कंसिडर नहीं किया गया। फिर ऋषिगंगा फ्लडिंग 2021 में हुई, तो रेनीनाड जोशीमठ के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने पीआईएल फाइल की। उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है को रिक्वेस्ट की कि ये तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको कैंसिल किया जाए, ये ऋषिगंगा जो है इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप पपेट्स हैं, आप किसी के इशारे पर चल रहे हैं, और जो पिटिशन है तो इसको डिसमिस किया, और जो पिटिशनर्स हैं उनको उन पर 10,000 रुपए का एक फाइन जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाया। और आज देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी हमें पढ़ने को मिलती है। उपनिषद की एक कहानी यहाँ पर है कि एक विरोचना था जो 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 कहते हैं ना असुरों का देव, असुरा का एक राजा था, विरोचन, राइट, विरोचना नहीं, विरोचन। और एक थे इंद्र। तो इंद्र जो है तो इनको लॉर्ड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, राइट। तो वो ब्रह्मा के पास गए और पूछा कि भगवान के बारे में पूछा कि भगवान कौन है, कहाँ पर है, थिंग्स लाइक दैट। तो ब्रह्मा ने उनको कहा कि आप आईने में देखिए। तो जब विरोचन ने आईने को देखा तो उसको लगा कि मैं ही भगवान हूं, और इंद्र ने जब ये मिरर देखा, आईना देखा, तो उसको पता चला कि सब में भगवान है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग। तो जो वेस्टर्न थिंकिंग है, तो जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं, इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट माना जाता है। लेकिन भारत की परंपरा यही रही है कि हम कैसे सभी को अपलिफ्ट करें, राइट, कैसे चीजों को और अच्छा बनाएं। सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमेशा हमारे कल्चर का पार्ट रही है, लेकिन हम क्या करते आए हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉपी करते आए हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे जो हमें बदलाव या फिर ये जो एक जो एक ये हम जो नकल करते आए हैं उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हमें नजर आ रही है। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो अभी मैंने देखा था, उसमें भी इसी प्रकार की बात जो है वो बताई गई थी। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी की जरूरत है, बस कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करें तो भी पता चल जाता है। I'll give you just one example। ऐसा नहीं है कि मैं विरोधी नहीं हूं इन चीज़ों का, राइट, ऐसा मत समझिएगा कि आई एम नॉट विरोधी ऑफ जीन्स, राइट। जीन्स मैं भी पहनता हूं, मेरे पास भी बहुत सारे जीन्स हैं, बट एक्चुअली अगर आप सोचें, राइट, जेन्युइनली अगर आप सोचें तो जीन्स जो हैं इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कंफर्टेबल टू वेयर। पहनने में, दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि अब तो यही ट्रेंड हो चुका है, लेकिन हमारे देश में खास करके ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जहां पर है उसके लिए जीन्स बना ही नहीं है। बट व्हाट वी आर डूइंग, हमारा जो ड्रेस है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जो कुर्ता पहनना है, राइट, तो ये जो हमारे इंडियन ड्रेसेस हैं उनको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आप इसको पहन सकें। द थिंग इज, सी द स्मार्टनेस भी। ये छोटी बात लगेगी आपको, शायद आपने कभी इस पर डिटेलिंग ना दी हो, लेकिन जस्ट इमेजिन जो हम कहते हैं ना, जो हम पजामा पहनते हैं वो इसके नीचे जिसको हम चूड़ीदार कहते हैं, राइट, आपने देखा होगा जो मोदी जी पहनते हैं, जो बॉटम जो है, तो उसमें अब तो लोग जो हैं उसको ऐसे सिलवा लेते हैं, पैंट की तरह ही उसकी फिटिंग होती है कमर से। लेकिन जो ट्रेडिशनल वाला था उसमें नाड़ा रहता था, उसमें ऐसे बटन्स नहीं थे, उसमें नाड़ा रहता था। और पता है क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी बहुत 1 इंच प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, तो भी वो आप पहन सकते हैं, राइट। और जीन्स जो हैं उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। फिर आप बेल्ट पहनने लगे, और बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि बेल्ट की वजह से भी, बहुत टाइट बेल्ट जब होने लगता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी में होते रहते हैं, डाइजेशन के साथ रिलेटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू वन, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल अभी मुझे याद आया। I'm telling you, but let me tell you, right, I'm not saying कि आपको जीन्स नहीं पहनना चाहिए, I'm not saying anything like that, I'm just giving you example के कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो, खास करके अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा रहा है।
The future we build is our collective task, and it should not take a Kedarnath flood or a sinking Joshimath until the isolated struggle of a few becomes the voice of the many. कि हमें जो फ्यूचर हम बना रहे हैं वो एक कलेक्टिव टास्क है, हम सब इसके भागीदार हैं। और जोशीमठ और केदारनाथ जैसे फ्लड्स अगर हमें किसी बात के साथ मीन्स फिर हमारी आंखें खोलते हैं तो ये एक इटसेल्फ इट्स ए बैड थिंग, राइट। रिवर बेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इंडस वाटर ट्रीटी, राइट, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अब न्यूज़ में काफ़ी है और पिछले 60 ईयर्स से ये इंडस वाटर ट्रीटी ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो है वो देखे हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच की एक ट्रीटी है और वी नो इट वेरी वेल। इन दोनों देशों के, हमारे दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी का इतने समय से चलना जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि इतने खराब रिलेशन होने के बावजूद भी ये दो देश जो है वो अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत ने एक नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन जो है वो भेजी है पाकिस्तान को। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। 2015 से पाकिस्तान जो है वो इसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। पाकिस्तान ये जो किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों के दोनों जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, तो इनको लेकर ऑब्जेक्शंस उठाते रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक चेनाब पर हैं और एक झेलम नदी पर हैं और पाकिस्तान जो है उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, ये दोनों नदियों का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है IWT में। लेकिन इस ट्रीटी के तहत भारत जो है वो भी इन चेनाब और झेलम के पानी का इस्तेमाल कर सकता है नॉन कंजम्पटिव वेज से, कि हम अगर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो अलाउड हैं, लेकिन हम इसमें डैम बनाकर इसके पानी को रोक नहीं सकते, यू नो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 2010 में वो चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास और कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उस कोर्ट ने ये कहा कि किशन गंगा जो है ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो IWT के तहत परमिटेड है, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं की है भारत ने, ऐसा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बताया। और वर्ल्ड बैंक ने भी 2017 में यही कहा कि वर्ल्ड बैंक भी IWT का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक जो है वो मीडिएटर के तौर पर रहा और फिर IWT जो है वो भारत और पाकिस्तान ने साइन की। तो वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा कि इसमें कोई इश्यू जो है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान यूनिलैटरली, अब ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो दोनों को मिलकर डिस्कशन करनी है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो यूनिलैटरली के कह रहा है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उस पर बिठाया जाए और फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट के बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है कि IWT का जो ग्रेडेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इसको बाईपास करके खुद की नई नई चीज़ें जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन ये है, पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि भारत जो है वो पानी को हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत नदी जो है तो इसका पानी रोककर हमारे ऊपर एक प्रकार का युद्ध कर रहा है। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अब पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा है और भारत जो है वो काफ़ी फेमस हो गया है और भारत का इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो काफ़ी मजबूत है, तो हमारी कौन सुनेगा, हमें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई फेयर हियरिंग भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के ख्याली पुलाव जो हैं वो पका रहा है पाकिस्तान। न्यू दिल्लीज IWT नोटिस गिव्स इस्लामाबाद 90 डेज। अब 90 डेज है पाकिस्तान के पास कि एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस जो हैं तो इस पर आ जाए और दोनों सरकारें जो हैं वो मिलकर इस पर डिस्कशन करें। और हकीकत तो यही है, दोनों के लिए फ़ायदा इसी बात में है कि ये मैटर जो है इसको बायलैटरली हम सॉल्व करें, राइट। वार्निंग बेल्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अदानी ग्रुप के न्यूज़ को तो हमने देखा। अब इंडिया का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है तो इस पर भी स्पॉटलाइट अब आ चुकी है। सेबी जो है, सेबी ने कहा कि वो स्क्रूटिनी और ये सारी चीज़ें करेगा कि ये जो अदानी है तो इनके ट्रांजैक्शंस और इन सारी चीज़ों को जांच पड़ताल जो है वो करने वाली है सेबी। लेकिन सेबी की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल वर्ड जो है वो सामने नहीं आया, कोई भी बात जो है वो नहीं बताई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके लिए और सेबी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो लोगों के मन में नहीं होना चाहिए कि सेबी और RBI जो हैं वो किसी प्रकार का पक्षपात कर रही हैं या फिर कुछ कंपनीज को
ऐसा फेवर प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो मेन काम है राइट कि चीज़ों पर नज़र रखना, मेक श्योर करना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करें। तो ये अब जो अदानी हैं उन पर एक सवाल उठाया है, तो ये एक 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 मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो काम है इन द सेंस सेबी और आरबीआई जो है एज ए रेगुलेटर्स जो हैं वो चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करें और देश को बताए, दुनिया को बताए कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं हुई है, और गलत हुई है तो भी वो चीज़ जो है वो देश और दुनिया के सामने रखें। अब हमारी कुछ बैंक्स ने और एलआईसी ने काफ़ी पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं अदानी में, तो उनके पैसे भी डूबने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एलआईसी है और हमारी जो सरकारी बैंक्स हैं तो ये हमारी फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं। और रेगुलेटर्स जो हैं जैसे कि सेबी हैं, आरबीआई हैं, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी कि दुनिया जो है मीन्स अब अगर वो प्रॉपर एनफोर्समेंट करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उनके द्वारा लिखे गए रिपोर्ट जो है उस पर फिर दुनिया जो है वो और ज़्यादा विश्वास करेगी, देश विश्वास करेगा, इन्वेस्टर्स विश्वास करेंगे। तो उनका एक थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एक स्टेटमेंट जो है वो आरबीआई और सेबी से भी आने चाहिए, ताकि लोगों को एक एश्योरिटी मिले और हमें भी पता चले कि हकीकत क्या है। At a time when India holds the G20 presidency, authorities must ensure the regulatory framework is seen in nothing less than best light। के G20 के हम प्रेसिडेंट हैं तो अब दुनिया की नज़र भी हमारे ऊपर है, तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं तो वो बेस्ट लाइट में ही नज़र आनी चाहिए। द इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ इन ए फ्री फॉल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स पर अगर हम आएँ तो अभी सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि हम फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर इनवाइट करेंगे और वो यहाँ पे अपने कैंपसेस जो हैं वो ओपन कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन इससे होगा ये कि अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं, ये टीचर्स जो हैं ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या फिर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें चले जाएंगे, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पास जो रहेंगे वो रहेंगे मीडियोकर, यानी कि एवरेज जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, बेस्ट टीचर्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब हम ये कहें कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जब हम कहेंगे, अभी तो फिफ्थ हैं, लेकिन जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर हमारे सिटीजन्स के पास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सिस्टम नहीं है तो, राइट। वी हैव टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द क्लास यूनिवर्सिटी सिस्टम टू आवर यंग माइंड्स। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वी नो इट वेरी वेल कि आइडियोलॉजिकल जो आपके एफिलिएशंस हैं उसकी वजह से जो पोस्ट मिल रही है, वी नो हाउ इट वर्क्स, राइट, कि जो चांसलर होते हैं वो वाइस चांसलर्स को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट करते हैं, और जो वीसीज बनते हैं, राइट, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है तो वहाँ पे जो वीसीज होते हैं तो उनका जो रूलिंग पार्टी है तो उसके साथ एक प्रकार का एफिलिएशन होता है। फिर एबीवीपी और एनएसयूआई के पॉलिटिक्स जो है उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी जगहें हैं, अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मीन्स बहुत सारी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो रिसर्च हुई है इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर, जो हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, उन सारी मान्यताओं को तोड़ने वाली जो रिसर्च सामने आई है वो दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से आई है। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइडियोलॉजिकल बिलीव्स पर चलती हैं तब क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे प्रोफेसर्स हैं, जो ऐसे एकेडमिशियंस हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, राइट, वो उस अपनी फील्ड पर, जो भी फील्ड में है, वो फिजिक्स में है या फिर पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट है या फिर आर्ट के कोई सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका पूरा जो कंसंट्रेशन होता है, उनका पूरा जो जीवन का मकसद होता है वो उस फील्ड के लिए होता है। और उस फील्ड में कोई छेड़खानी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया तो भी वो विरोध कर लेंगे। लेकिन जब ऐसा होगा और फिर अगर वो विरोध करेंगे या फिर कोई बात कहेंगे और फिर उनको साइडलाइन किया जाए, तो ऐसे सिस्टम क्या करती है पता है? ऐसे सिस्टम एक कन्फॉर्मिटी और इंडोक्ट्रिनेशन पैदा करती है, राइट, कि आप अगर अपना सिर झुकाकर रहेंगे तो फिर आपको प्रमोशंस मिलते रहेंगे, वरना फिर आपको हटा दिया जाएगा। और इससे क्या होता है कि मीडियोकर लोग पैदा होते हैं हमारे सिस्टम में। फिर ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन के बाहर कभी नहीं, फिर वो स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो वही जो गुलामी वाली एक मानसिकता है वो पैदा होती है। और जब
चाणक्य जो सीरियल थी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ उनके बहुत ही फेमस डायलॉग हुए हैं कि जैसे कि जो शिक्षक होते हैं, राइट, जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स एक ऐसा क्षेत्र है कि वो अगर आपका पावरफुल रहा तो आपका देश पावरफुल बन जाएगा। अगेन, जब मैंने बार बार कई बार ये बताया है कि यूएसए की जो ताकत है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ी मिलिट्री की ऑफिस में होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है वो यूनिवर्सिटीज में होती है। तो वहां पर अगर बेस्ट माइंड्स होंगे तभी वो हमारे यंग माइंड्स को बेस्ट माइंड में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। यूनिवर्सिटीज जो होती है वो कोई फैक्ट्री नहीं होती है कि जहां पर आपको कुछ डूज एंड डोंट्स का लिस्ट दिया जाए और आपको उसी को फॉलो करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। यहाँ पर तो हम इंसानों को अब एक नए लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट, ऑटोनॉमी। यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो उतनी फेमस, मीन्स बहुत फेमस है यूके की यूनिवर्सिटीज, राइट। ऑक्सफोर्ड काफ़ी फेमस हैं, देन वी हैव दिस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स काफ़ी फेमस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो रीज़न इसकी ये सारी की सारी जो हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इनकी एक ऑटोनॉमी रहती है। वहाँ की यूनिवर्सिटी को पैसे भले ही सरकार दे, लेकिन डिसीजंस जो है वो सरकार के नहीं एक्सेप्ट करेगी, वो यूनिवर्सिटी अपने ही डिसीजन लेगी। तो ऐसी सिस्टम जो है वो यहाँ पर कुछ क्रिएट की जा सकती है। कॉपी नहीं करना है, लेकिन उसके बेस्ट पॉइंट्स को यहाँ पर हम ले सकते हैं। बॉयकॉट मेनास, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपने पार्टी मेंबर्स को कहा था कि ये फिल्मों पर आपकी कमेंट्स जो हैं आपको शोभा नहीं देती हैं, और अब अनुराग ठाकुर साहब, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ने भी कहा कि ये फिल्म्स और फिल्म मेकर्स को जो बॉयकॉट करने की बात चल रही है, अब कोई भी फिल्म आती है तो उसको बॉयकॉट, ये जो अभी पठान आई है तो उस पर बॉयकॉट की बातें जो है वो देखने को मिले। और मुझे भी काफ़ी दुख हुआ जब ऐसी चीज़ें, मीन्स मुझे जब पढ़ने को मिला कि ये पठान जो है उसको बॉयकॉट किया जा रहा है। बेसिकली शाहरुख खान जो है उसको टारगेट करने की बात थी। अब देखिए, शाहरुख खान जो है वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, राइट। अब उनकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें उनके बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश को अच्छे लगे। और कुछ चीज़ें कई बार शाहरुख खान कुछ ऐसी बात भी करते हैं जो शायद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि शाहरुख खान भले ही सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनको उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे और आपके अधिकार हैं, राइट। अब किसी भी फिल्म को, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, फिल्म को आप रिजेक्ट करेंगे, राइट, या फिर उनको बॉयकॉट करेंगे, तो रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान अकेले ही कैमरा भी वही लेकर घर से आए हैं, पैसे भी उनके हैं, लोकेशंस भी उनके हैं, राइट। ऐसा नहीं है। एक फिल्म बनाने में हज़ारों लोग जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, राइट, ये जो इंडस्ट्री है तो इसने सॉफ्ट पावर के तौर पर भी बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए। जब हम फिल्मों को बॉयकॉट करने की बात करते हैं, आपको फिल्म पसंद नहीं आई, आप नहीं देखते हैं उसको, या फिर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप उसको मत देखिए, ये रीज़न की वजह से पसंद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिर बॉयकॉट करना इज लाइक कि फिल्म देखने से पहले ही आपने उसको रिजेक्ट करने की बात। दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर क्रिएटिव टैलेंट। तो आप तो पढ़े लिखे हैं आप सब, राइट, और कॉमन सेंस का हमें इस्तेमाल करना है। ऐसी वेव्स जो है वो चलती रहेगी, लेकिन वी हैव टू पिंच ऑफ सॉल्ट से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है फिल्मों ने। अब सरकार ने एक जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इसको एबॉलिश कर दिया, तो दिस इज़ गुड थिंग। लेकिन जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 जो है, इसको लेकर भी जो मूवी इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। अब इसमें कुछ चेंजेस जो है वो सरकार करने वाली है। सरकार के पास ये जो रिकॉल या फिर सर्टिफिकेट को रिवर्स करने के जो अधिकार हैं, तो इसको लेकर फिल्म इंडस्ट्री खुश नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि इसको रिकंसिडर करेगी। तो ये क्रिएटिव स्वतंत्रता जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे INB मिनिस्टर ने ये जो बॉयकॉट हैं तो इस पर एक अपना स्टैंड जो है वो लिया है। जो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो ऐसा है। That's everything in today's discussion, dear friends. अगर आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया है और अगर आपको इंस्पिरेशन मिली है इससे, तो प्लीज़ पास इट टू समवन यू वांट टू inspire. Thank you very much for your love and support, and do support Mission Life, right? I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.